हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हॉरर स्टोरीज चैनल 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद हो तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम नीरज वोहरा है और मैं हसनपुर का रहने वाला हूँ। वैसे मैंने बहुत सी भूत की कहानियां सुनी है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मुझे भूत क्यों नहीं दिखा देते, या वो राशि के हिसाब से होते हैं। ये सब सोच के मैं अपना दिमाग खराब करता हूँ। आज मैं आपको मेरे साथ घटी सत्य घटना बताने जा रहा हूँ। मैं हमेशा से ही बहुत शैतान बच्चा था और मैं जो मेरे मन में आती थी मैं वही करता था, चाहे वो भले गलत क्यों ना हो। मैं उस समय 11वीं कक्षा में पढ़ता था और गर्मी का समय था। हमारे यहाँ गर्मी में कमरे में बहुत गर्मी लगती थी, इसलिए अधिकतर लोग बिस्तर लेकर छत पर ही सोया करते थे। मैं भी एक रात 8 बजे ही बिस्तर लेकर छत पर चला गया और उस समय छत पर कोई नहीं था, क्योंकि अधिकतर लोग 9 बजे के बाद ही सोने आते हैं। मैंने कुछ देर फेसबुक चलाई और बाद में तारों को देखते देखते मुझे नींद आ गई। उस समय मैं दूसरे माले की छत पर सोया था, क्योंकि तीसरे माले पर कोई नहीं सोता था, क्योंकि वहाँ के लोगों को रात को डरावनी आवाज़ें सुनाई आया करती थी। मैं भी 2 बार तीसरे माले की छत पर सोया था, लेकिन डर के मारे मुझे वहाँ नींद ही नहीं आती थी और बहुत बुरे सपने आते थे। इसलिए मैंने दूसरे माले की छत पर सोना शुरू कर दिया, जिससे मुझे नींद आ जाती थी। रात को मुझे ऐसा लगा कि कोई बच्चा हाफ टी शर्ट और निकर पहने मेरे चारों ओर घूम रहा है और मुझे उसके सिर्फ पैर नजर आ रहे थे, और जब चेहरा की तरफ देखा तो उसका सर गायब था। अचानक मैं उठ गया और मेरे सामने से सब गायब हो गया। मैंने शायद वो सपना देख रहा था, लेकिन वो किसी हकीकत से कम नहीं था। मैं पसीने से तरबतर हो गया था। जब मैंने चारों तरफ देखा तो मैं देखकर सन्न रह गया कि उस छत पर कोई नहीं था। मैं समझ गया कि आज मैं खतरे में हूँ और इसलिए अपने कमरे में चले जाना बेहतर समझा। जल्दी से बिस्तर समेटकर मैं छत से नीचे उतरा और अपने कमरे में चला गया और सो गया। हालांकि डर के मारे मुझे उस रात नींद ही नहीं आई। अगले दिन सुबह मैंने सारी बात मम्मी को बताई, तो मम्मी ने बताया कि रात को हवा घूमती है और कमज़ोर को देखकर हमला बोलती है। अब मैं समझ गया कि मेरी हिम्मत के आगे वो ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उस रात के बाद वो बच्चा मुझे कभी नहीं दिखाई दिया। उस घटना के कुछ दिनों बाद एक रात मेरा दोस्त उस तीसरे माले पर फ़ोन बात कर रहा था। अचानक उसके सामने कोई औरत मुंह झुकाए दिखाई दी और उसे देखते ही वो घबरा गया और सीढ़ी के नीचे गिर गया। उसने मुझे ये सारी बात बताई तो मैं सोच में पड़ गया कि तीसरे माले पर औरत का भूत और दूसरे माले पर बच्चे का भूत है। मैंने इस जगह के बारे में पता किया तो पता चला कि सालों पहले इस इलाके में जंगल हुआ करता था और उसके बाद इस जगह को स्मशान में तब्दील कर दिया था, लेकिन शहरीकरण के कारण यहाँ मकान बन गए। लेकिन कुछ लोगों की आत्माएं आज भी इस इलाके में मौजूद है। हालांकि मुझे छत पर सोने सोने का समय नहीं मिलता, लेकिन आज भी वो घटनाएं मेरे जहन में बरकरार है। मेरा नाम अंबर शर्मा है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मुझे बचपन से ही ट्रेन में सफ़र करने का बहुत शौक था और एक हादसे की वजह से आज मैं ट्रेन के पास जाने से भी घबराता हूँ। यह हादसा उस समय का है जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ था और वो उस समय बदाऊं यूपी में थे।
मुझे उनका शोक संदेश बदाऊं से 35 किलोमीटर दूर उनके गांव में देने जाना था। मैं गांव जाकर उनकी पैतृक परिवार को शोक संदेश पहुंचाया और फिर गांव के बाहर आकर बस स्टॉप पर खड़ा हो गया। उस समय वहाँ कोई भी गाड़ी नहीं थी। उस समय सर्दियाँ चल रही थी और मुझे बड़े ज़ोरों की ठंड लग रही थी। मैंने थोड़ी दूर एक चाय स्टॉल वाले को देखा और उसके पास गया और उनसे गाड़ी के बारे में पूछा। उसने बताया कि अभी तो कोई बस नहीं मिलेगी, लेकिन इस रेलवे ट्रैक पर 1 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है और उस रात 9 बजे आखिरी ट्रेन जाती है। मैंने बिना देरी किए उस रेलवे स्टेशन पर जाने का निर्णय लिया, तो मैं उस रेलवे ट्रैक पर चलना शुरू कर दिया। 200 मीटर चलने पर मुझे एक औरत दिखाई दी और मैं भागकर उसके पास पहुंचा था ताकि वो मुझे रेल के बारे में बता सके। मैं जैसे ही उसके पास गया और उससे स्टेशन के बारे में पूछना चाहा तो वो बोली, मुझे कुछ नहीं पता और यहाँ से भाग जाओ। मैं उसके पीछे पीछे चलता गया और थोड़ी देर बाद देखा तो उसकी चाल मुझे अजीब लग रही थी। मैं अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर उस औरत को देखना चाहता था कि ये औरत इतनी रात को इस रेलवे ट्रैक पर क्या कर रही है। जैसे ही मैंने टॉर्च जलाया, वो औरत बोली, टॉर्च बंद कर दे वरना तेरी सांसें बंद कर दूंगी। यह सुनकर मैं डर गया और वापस उस स्टॉल वाले की तरफ चलने लगा। थोड़ी देर चलने पर मुझे उस औरत के जोर से हंसने की आवाज़ आई और वो बोली, मैंने आज एक शिकार पहले ही कर लिया है, इसलिए तेरा कुछ नहीं करूंगी मैं। यह कहते ही वो जोर से मेरी तरफ आई और जब तक मैं कुछ कर पाता उसने मेरे हाथ को जोर से पकड़ लिया और मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा वहाँ कोई भी नहीं था। मैं ज़ोर से रेलवे स्टेशन की तरफ भागा और वहाँ सीधे स्टेशन मास्टर के कमरे में चला गया और उनको सब बताया। तो उन्होंने मुझे चाय पिलाई और कहा कि जिससे तुम मिलकर आए हो वो एक डायन थी, आज तुम बच गए। ये आज से ये कई साल पहले ट्रैक के नीचे कट कर मर गई थी और उसकी आत्मा आज भी इस ट्रैक पर भटकती है। आज मैं सारा माजरा समझ गया और ट्रेन में बैठकर दादी के यहाँ चला गया। इस घटना के बाद से मुझे ट्रेन और रेलवे ट्रैक से बहुत डर लगता है। मेरा नाम अजय है। मैं आपको मेरे साथ घटी एक घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। वो एक विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर से नीचे की ओर आकर ऊपर की ओर मुड़ी हुई मोर के आकार की है। वो पेड़ दिखने में इतना भयानक लगता है कि मेरे तो उस दिन की घटना के बाद रोंगटे खड़े हो गए हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली होगी। शायद तुम लोगों में से कोई मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मैं ज़रूर मानता हूँ कि भूत चुड़ैल आत्माएं होती है। हर गली हर चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती है। वो तब तक नहीं हमें दिखाई देती जब तक वो हमें दिखना नहीं चाहती। ये आत्माएं जब दिखती है वो किसी राशि उस आत्मा से मिल जाती है। तब मैं तुम्हें एक ऐसी हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको ये याद करते ही मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। और अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ। मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला झूलते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी उसी पर बैठकर अपना समय बिताते थे। हम लोग गर्मियों में उस पर जाकर झूलते थे और बड़ा मज़ा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर
हम बच्चे कहाँ किसी के मानते, बस रोज़ खेलने को चले जाते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम तीनों दोस्तों ने और मेरे दो दोस्त उस दिन जल्दी जल्दी चले गए। 12 बजे का समय था। हम लोग वहाँ पहुँच गए और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाके छिप जाते हैं और वो लोग आएंगे तो हम लोग उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और हमने अपने अपने पैंट में कुछ पत्थर भर के ऊपर चढ़ गए। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि उस पेड़ से 2 खेत दूर कुआं था जिस पर कोई रहता नहीं था। बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय हम लोग जब खेल कर थक जाते थे तो उस पर जाकर हम पानी पीते थे। 1 बजे का टाइम था। जब हम लोग इंतज़ार करके थक गए, वो लोग नहीं आए, तो हम में से एक ने कहा कि चलो पानी पीकर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे प्यास नहीं लगी, तुम लोग चले जाओ। दोस्तों, वो लोग उतर कर पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था। सूर्य अपनी फुल ताप पर था। जोर जोर से लू चल रही थी और हवा हवा के गोल गोल झुंड बनकर धूल उड़ाते हुए जा रहे थे। आप लोग जानते होंगे, गांव में इन हवा में कुछ ना कुछ तो रहता ही होगा। एक ऐसा ही हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ाए जा रहा था और पीपल के सारे पत्ते आवाज करने लगे, खर खर, और कुछ टूट के गिरने लगे, जिसकी वजह से मेरी तो आंखें बंद हो गई। सारे पंछी उड़ गए एकदम। मैंने जब आंखें खोली तो मैं देखता हूँ कि एक काली सी शक्ल का बड़े बड़े बालों वाला और इतना डरावना इंसान मेरे सामने वाली डार पर बैठा है। एकदम मेरे डर के मारे हाथ छूट गए और मैं नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं और मुझे उठाकर उन्होंने मुझे बिठाया। नीचे पीपल के पेड़ पत्ते काफ़ी इकट्ठा हुए थे, इसलिए मेरी ज़्यादा तबीयत बिगड़ी नहीं थी और मुझे चोट भी ज़्यादा नहीं लगी थी। मेरे पैर से थोड़ा सा खून निकल आया था। जब मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उन्हें बताया कि अभी इस पेड़ पे मैंने भूत देखा है। सारे दोस्त समझ रहे थे कि अजय हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, लगता है तुझे प्यास लगी और तू ऊपर से इसलिए गिर गया। उन्होंने ये कि तुझे हमारे साथ मजाक करना होगा। उनकी जिद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। मैं वैसे ही डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मन ही मन में ये सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कल से मैं ये नहीं आऊँगा। मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुंची, एकदम से आवाज़ आई और वो आवाज़ ऐसे लग रही थी कि कोई पानी में बार बार कूद रहा हो। और मैं डर गया, जबकि रस्सी मैंने आराम से पकड़ रखी थी। ये आवाज़ कैसी मैंने कुएं में जहाँ देखकर सुनी, तो मुझे उस कुएं में कुछ नज़र आया जो बिल्कुल उस पेड़ पर मैंने जो देखा था उसकी तरह दिख रहा था। मेरी तो आवाज़ बंद हो गई। उसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल, तो ऐसे जैसे कि सालों से कभी जिंदगी में मंजन भी नहीं किया हो। उसकी खाल जली हुई, जैसे कि कोई जला हुआ इंसान। इतना डरावना लग रहा था कि बस मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मैं फिर से बेहोश होकर गिर पड़ा। उस दिन के बाद से मैं पीपल के पेड़ से दूर रहता हूँ। एक अजीब सा डर मेरे शरीर में छा गया। मेरा नाम मुकेश है और मैं राजस्थान के हमीरगढ़ के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मैं आपको एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह तब की बात है जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था।
एक दिन मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर कहीं घूमने का प्लान बनाया। हम लोगों ने गांव से 4-5 किलोमीटर स्थित इको पार्क के पास के जंगल में घूमने का प्लान बनाया। हम घर से स्कूल का बहाना करके निकल गए। मेरे साथ मेरे 3 और दोस्त मनीष, विनोद और राहुल थे। हम करीब 4 बजे जंगल के प्रवेश द्वार तक पहुंचे। दिन के उजाले में भी पेड़ों की वजह से घना अंधेरा था। उस जंगल में चलते गए और हमें एक शिव मंदिर दिखाई दिया और हम वहां रुक गए। मंदिर में भगवान शिव का बहुत पुरानी मूर्ति थी। हमने दर्शन किए और मंदिर के बाहर कुछ देर बैठ गए और बातें करने लगे। बातों बातों में हमें पता नहीं चला कि शाम के 7 बज चुके थे। जंगल में अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था। मनीष ने अपना फोन निकाला और उसने टॉर्च जलाई। हम जैसे ही मंदिर के बाहर निकले, अचानक जोर से आंधी चलने लगी और थोड़ी देर बाद बरसात भी शुरू हो गई। हमने मंदिर में रुकने का सोचा। हमने सोचा आज तो घर पर जमकर पिटाई होगी। उस सुनसान जंगल में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। केवल सियारों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। घंटे भर बरसात थोड़ी कम हुई और हमने वहां से निकलने का सोचा। रात के 8 बज चुके थे। अब भी हमें जंगल में 3 किलोमीटर और चलना था। थोड़ी देर चलने के बाद हम किसी औरत के जोर से चीखने की आवाज आई। हम बुरी तरह घबरा गए, लेकिन चलते रहे और चलते चलते पता ही नहीं चला कि राहुल तो पीछे ही रह गया। हमने जोर से राहुल को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब हम और ज्यादा घबरा गए। हम सभी दोस्तों ने राहुल को ढूंढना शुरू कर दिया। हम फिर आधा किलोमीटर पीछे गए और देखा कि राहुल वहां चुपचाप खड़ा है। हमने राहुल को बतलाया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला और चुपचाप हमारे साथ चलता रहा। उसके हाव भाव अजीब से लग रहे थे। हम जैसे तैसे उस जंगल से बाहर निकले और अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। उस रात डर के मारे मुझे नींद ही नहीं आई। अगले दिन मैं सुबह उठकर स्कूल गया तो पता चला कि राहुल स्कूल नहीं आया। जब मैंने टीचर से राहुल के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि राहुल की मौत हो चुकी है। मैं यह सुनकर दंग रह गया और मेरी आंखों ने नम हो गई और मेरे आंसू रुक ही नहीं पा रहे थे। मैं स्कूल से सीधा उसके घर गया। जब मैंने राहुल की मौत का कारण उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि रात को जब वो घर आया तो उसको बहुत तेज बुखार था और उसका शरीर लोहे की तरह जल रहा था। और जब हम उसे अस्पताल ले जा रहे थे तो रास्ते रास्ते में जंगल में ही उसकी मौत हो गई। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे सब माजरा समझ आया, लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं बताया कि कल रात को उसको जंगल में किसी रूह ने जकड़ लिया था। अब क्या उसकी मौत का कारण था, ये आज भी रहस्यमय है हमारे लिए। मेरा नाम ओमकार है और मैं महाराष्ट्र के नांदेड़ का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे भाई के साथ घटी सच्ची घटना के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरा भाई साइंस कॉलेज में पढ़ता है और उसके करीब एक छोटा जंगल है और उसको उसी रास्ते से कॉलेज जाना पड़ता था। और रात को उस जंगल से जाना खतरे से खाली नहीं होता था। कुछ दिनों पहले मेरा भाई दोस्तों के साथ बातें कर रहा था और बातों बातों में उसको समय का पता ही नहीं चला। जब उसने घड़ी में देखा तो 9:45 हो गए थे। उसी जंगल में घर तक पहुंचने का एक छोटा रास्ता भी था, लेकिन वहां रात को कोई नहीं गुजरता था। लेकिन मेरे भाई के दोस्तों ने उसी रास्ते से जाने की सोची ताकि जल्दी घर पहुंचा जाए। उसी रास्ते में एक हनुमान मंदिर पड़ता है। जब उसके बाहर से निकले तो
देखा पंडित जी बाहर खड़े थे। पंडित जी ने मेरे भाई और उसके दोस्तों को रोका और बोला, बेटा तुम घर जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो, काफ़ी लोट हो गया है और रास्ते में अकेले में काफ़ी डर लगता है मुझे। उन्होंने पंडित जी को भी अपने साथ लेना सही समझा। वो कुछ कदम चले ही थे कि अचानक उनको पीछे से एक सफ़ेद रोशनी दिखाई दी और वो रोशनी एक बरगद के पेड़ के नीचे से आ रही थी। मेरे भाई ने पीछे मुड़कर उस रोशनी की तरफ जाना शुरू कर दिया तो उसको एकदम सफ़ेद आदमी दिखाई दिया और उसकी आंखें भी सफ़ेद थी। मेरा भाई बुरी तरह से डर गया था। उसने भागकर दोस्तों के पास आया और उनको उस आदमी के बारे में बताया। मेरे भाई के दोस्त भी उसको देख पा रहे थे और वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि कौन हो तुम, कौन हो तुम। तभी पुजारी जी ने हमें चुप रहने को कहा। अब वो समझ चुके थे कि वो बुरी आत्मा है। उनको पुजारी जी ने चलते रहने को कहा। वो आत्मा उनकी तरफ देख रही थी लेकिन पास नहीं आई। थोड़ी देर चलते रहने के बाद उन्होंने पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था। अब सभी लोगों की सांस में सांस आई। मेरे भाई के दोस्तों ने पुजारी से कई बार उस भूत के बारे में पूछा लेकिन पुजारी कुछ नहीं बोले। वो सभी जंगल के बाहर आ चुके थे और पुजारी जी ने कहा, ठीक है अब मैं घर जाता हूँ। वो आगे चल रहे थे। उन्होंने फिर पुजारी जी को बुलाने के लिए पीछे मुड़ा तो देखा कि पुजारी भी गायब हो गए हैं। वो एक बार फिर घबरा गए। वो माजरे को समझने के लिए पुजारी जी के घर गए तो पुजारी तब खाना खा रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा कि आप कहाँ गायब हो गए थे तो उन्होंने कहा, बेटा मैं तो 8:30 बजे रोज़ घर आ जाता हूँ और तुम लोग क्या बात कर रहे हो। वो पुजारी के यह बात सुनते ही पुजारी से बात किए बिना डर के मारे मेरे वो भाई के दोस्त निकल पड़े और रास्ते में उन्हें यह एहसास हुआ कि शायद उनको उस विपत्ति से बचाने के लिए शायद भगवान ने खुद पुजारी के वेश में आए थे। मेरा भाई और उसके सभी दोस्त हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। मित्रों, ये मेरे भाई के साथ घटी सच्ची घटना है। मैं आपको जल्द ही मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना बताऊंगा। मेरा नाम शिवानी है और मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। आज मैं आपको अपने मित्र नीलेश की बहन नीलिमा और उसकी साली नीतू की आप बीती आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले नीलेश ने मुझे बताया था कि उसकी बहन की मौत हो गई है। यह सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई और मैंने उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना मुझे सुनाई। कुछ दिन पहले नीलेश उसकी बहन नीलिमा और साली नीतू के साथ कहीं घूमने गया था। नीलेश की बहन और नीतू दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। लौटते वक्त काफ़ी रात हो गई थी। रास्ते में उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी। उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। हमारा घर अभी भी 100 किलोमीटर दूर था और रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद हमें एक होटल दिखाई दी तो नीतू ने होटल में रुककर उसके बहन को आराम देने को कहा। उस होटल के काउंटर पर हमने जब रूम के लिए पूछा तो उसने बताया कि सभी रूम फुल थे क्योंकि उस रास्ते पर केवल वही एक ढंग की होटल थी। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली है, वो रूम नंबर 13 है। हमने उस समय अंधविश्वास वाली बातों को ना सोचकर रूम ले लिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रूम नंबर 13 को अशुभ माना जाता है और कई होटलों में इस नंबर का कोई रूम नहीं होता। लेकिन यह होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो
उन्होंने नेगेटिव एनर्जी का महसूस किया। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई नहीं रहने आया हो। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। अब वो अपनी बहन नीलिमा के लिए काउंटर से पेन किलर लेने को गया। काउंटर से टैबलेट लेकर जैसे ही रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। नीलेश में सोचा नीतू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रही है, लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। उनसे उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बात कर रही थी। उसने सिर्फ सिर हिलाकर मना कर दिया। तभी नीतू वॉशरूम से आई। नीलेश घबरा गया कि अगर नीतू बाथरूम में थी तो नीलिमा किससे बात कर रही थी। नीलेश ने नीलिमा को टैबलेट दी और सो जाने को कहा। अब नीतू और नीलिमा दोनों बेड पर सो गए थे और नीलेश सोफे पर सो गया। सुबह जब क्लीनर कमरे की सफाई के लिए आया तो दरवाज़ा खुला था और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून ही खून था और नीलिमा मर चुकी थी। क्लीनर ज़ोर से चिल्लाया तो मेरी नींद खुल गई और देखा कि नीलिमा की मौत हो चुकी है और नीतू बेहोश हो गई थी। नीलेश ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। नीलिमा तो मर चुकी थी, लेकिन नीतू की थोड़ी देर बाद होश आई। जैसे ही नीतू को होश आया तो उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी जो उससे बोल रही थी कि तूने मुझे मार दिया। यह कहकर वो गायब हो गई। नीलिमा काफ़ी बुरी तरह डर गई। अब नीलेश ने नीतू से सारी घटना पूछी तो उसने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने उठी तो देखा नीतू फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ कर रही थी और मैं जैसे उसके पास गई और उससे पूछा कि या किससे बात कर रही तो उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई और इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं। जैसे ही नीतू हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर बाहर आई तो वो नीलेश के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन मैनेजर की मौत हो गई थी। वो दोनों शॉक हो गए। उन्होंने क्लीनर से बात की पर वो क्लीनर कुछ बोलने को तैयार ही नहीं था। फिर बाद में उसने बोला इस रूम में पहले भी 2 मौतें हो चुकी है। अब सारी बात नीलेश को समझ आ गई। इस घटना के बाद नीलेश काफ़ी सदमे में था और कभी किसी होटल में नहीं रुका। तो दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास का घंटी है उसको दबा दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी कहानी अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।